प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। खेलों से संबंधित हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर करेगा प्रदान ये सत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 के समापन सत्र में लिया भाग। कहा, सभी वैश्विक चुनौतियों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत। P20 में आए सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीलापन लाने की आवश्यकता का भी किया उल्लेख। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए झूठी राजनीति करने के आरोप। कहा कि जो वायदे करते हैं उन्हें नहीं करते पूरा और कांग्रेस के पास जनता के लिए नहीं है कोई विजन। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भी लिया आड़े हाथों। कहा, कर्नाटक, तेलंगाना और बाकी प्रदेशों के लिए बन गया है एटीएम कार्ड। ऑपरेशन अजय के तहत स्वदेश लौट रहे भारतीयों ने की पीएम मोदी की प्रशंसा। कहा कि पीएम मोदी का यह कदम लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को है दर्शाता। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरा जत्था पहुंचा स्वदेश। कल पहले जत्थे में लौटे थे 212 भारतीय। इजरायली सेना ने कहा, बड़ी संख्या में उत्तरी गजा से दक्षिण गजा की ओर हुआ लोगों का पलायन। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, इजरायल की घोषणा से पहले ही 4 लाख लोग हुए विस्थापित। इजरायल हमास युद्ध में अब तक 3200 से ज्यादा लोगों की मौत। खेल की खबरों में क्रिकेट विश्व कप में सदी हुई शुरुआत के बाद लड़खड़ाई पाकिस्तान की पारी। भारत ने पाकिस्तान के आधे से अधिक खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। आईओसी का सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। आईओसी के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 सालों के अंतराल के बाद आईओसी के सत्र की मेजबानी कर रहा है। आखिरी बार आईओसी का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में आयोजित होने वाला आईओसी का 141वां सत्र वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने और मैत्री, सम्मान और उत्कृष्टता के ओलंपिक के आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रति देश के समर्पण का प्रतीक है। यह सत्र खेलों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख और आईओसी के अन्य सदस्यों के साथ साथ भारतीय खेल जगत की प्रमुख हस्तियां और भारतीय ओलंपिक संघ सहित विभिन्न खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का शुभारंभ करेंगे। इस पर केंद्रीय सूचना, प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि किस तरह भारत सरकार ने खेल में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और इसमें अन्य खेल संस्थाओं की भी दिलचस्पी बढ़ रही है। भारत में आने वाली पदकों की बढ़ती संख्याएं भारत के खेल में उज्जवल भविष्य को दर्शाती हैं और क्रिकेट जैसे खेलों का ओलंपिक्स में शामिल होना नई उम्मीदों को जगाता है। नेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन भारत में मुंबई में हो रहा है और आज शाम को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आईओसी के सेशन में आएंगे। 141st सेशन है और मैं यही कहना चाहता हूं, जो भारत के बढ़ते कदम खेलों में हैं और भारत सरकार का जिस तरह से खेलों के प्रति योगदान रहा है, खेलों के जगत में बहुत तेज़ी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मेडल्स की टैली बढ़ रही है और भारत नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए, नए आयोजन के लिए भी तैयार दिखता है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच आज हाई स्पीड नौवहन सेवा का शुभारंभ हुआ। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम बंदरगाह पर और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और श्रीलंका के पोत परिवहन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा के शुरू होने के बाद 150 लोग एक बार में आ जा सकेंगे। टिकट की कीमत 6,500 और 7,670 रुपये प्रति व्यक्ति है और श्रीलंका के जाफना तक पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। इस सेवा से तमिलनाडु के नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांके संतुरई के बीच प्राचीन समुद्री मार्ग संभावित रूप से पुनर्जीवित होगा और दोनों देशों में धार्मिक, पर्यटन, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान अपने वीडियो संबोधन में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उत्तरी श्रीलंका में संघर्ष के कारण भारत के साथ नौवहन संपर्क टूट गया था और अब इसे फिर से बहाल किया जा रहा है। The connectivity between our two countries were disrupted due to the war in the north. Now peace has returned and we can re-establish the sea connectivity. I discussed this matter with Prime Minister Modi and I must thank him and the Indian Shipping Corporation for the role they have played in re-establishing this connectivity. इस मौके पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच नौवहन सेवा इन्हीं संबंधों का ही उदाहरण है। India and Sri Lanka have a long and rich history of cultural ties. The ferry service between India and Sri Lanka is a reflection of the same. Ferry services have traditionally been an important source of connectivity between the two countries, thereby facilitating movement of people, trade and goods for centuries. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों देशों के लोगों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि नागपट्टिनम और कांके संतुरई के बीच नौवहन सेवा का शुभारंभ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में एक मील का पत्थर है। The launch of a ferry service between Nagapattinam and Kanke Santurai is an important milestone in strengthening our relations. Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce and civilization. पीएम ने साथ ही कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच समृद्ध इतिहास रहा है। इस सेवा से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। During the recent visit of President Wickremesinghe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. और अब खबर P20 से जुड़ी हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज P20 की अध्यक्षता ब्राजील की संसद को सौंप दी। दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन यानी कि P20 के सफलतापूर्वक समापन के बाद बिरला ने ब्राजील के चेंबर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष आर्थर सीजर परेरा डी लीरा को अध्यक्षता सौंपी। P20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि सभी सांसदों ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त वक्तव्य को अपनाया जो संसदों की आम प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बिरला ने साथ ही कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। उन्होंने साथ ही कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि संसद इन समस्याओं के समाधान के लिए भविष्य के रोड मैप पर कैसे काम करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। कुछ सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीलापन लाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। ओम बिरला ने कहा कि आज के इंटरकनेक्टेड विश्व में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनय और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी की। भारत ने G20 अध्यक्षता के व्यापक ढांचे के तहत 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद है। P20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के स्पीकर और सांसदों की धर्मपत्नियों ने दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अन्य सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश की। कैसा था नजारा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। अभी हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में, जो कभी नेहरू मेमोरियल हुआ करता था 3 मूर्ति मार्ग पर, वो अब प्रधानमंत्री संग्रहालय बन चुका है, जिसमें तमाम देश के जो अब तक के प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की तमाम तस्वीरों को और उनके जीवन से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को खूबसूरती के साथ संकलित किया गया है। यहाँ पर जो P20 देशों के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सांसद, उनकी जो धर्मपत्नियां विजिट करने के लिए आई, उसको कवर करने के लिए डीडी न्यूज़ की टीम जो है अपने कैमरामैन अजित के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों ने यहाँ पर तमाम प्रधानमंत्रियों से जुड़े हुए जो उनके जीवन के दर्शन थे, उनको जहाँ समझने की कोशिश की, वहीं पर कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी से भी लोगों ने अपने को संबद्ध किया, रूबरू होने की कोशिश की है और उन्होंने बेहद प्रसन्नता जताई। यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री संग्रहालय वाकई खूबसूरत है। कैमरामैन अजित और अपनी सहयोगी जेसिका के साथ राजेश राज, दिल्ली। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर और कर्नाटक में कांग्रेस नेता अंबिकापति के आवास पर छापे के दौरान करोड़ों रुपए मिलने पर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस की अगर कोई गारंटी है तो वो है करप्शन की गारंटी। DK शिवकुमार और सिद्धरामैया एक हाथ में कह ही रहे थे और एडमिट भी कर रहे थे कि अपने गारंटीज के फाइनेंसिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने खुद कहा। यही से अंबिकापति के घर से कल ये अंबिकापति के भाई कांग्रेस में हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस में हैं, पिताजी कांग्रेस के MLA रहे हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस के MLA रहे हैं। उनके घर से कल 42 करोड़ पैसा निकला है और अगर कांग्रेस के पास कोई गारंटी है, यही एक गारंटी है कि कांग्रेस गारंटी ऑफ करप्शन। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनाव की फंडिंग के लिए कर्नाटक एक ATM बन गया है। इलेक्शन के दौरान हमने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था भाजपा ने और हमने प्रेडिक्ट किया था कि अगर कांग्रेस आता है, कर्नाटक एक ATM बनेगा और वो बनेगा और बन रहा है आज तेलंगाना के इलेक्शन के फंडिंग के लिए और मध्य प्रदेश के इलेक्शन के फंडिंग के लिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमने हमारा ये जो प्रेडिक्शन सच आया है।
अनफॉर्चुनेट हमारे लिए नहीं, अनफॉर्चुनेट कर्नाटक के लोगों के लिए, क्योंकि स्टेट बन गया है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के हाथ इंडी लूटो यात्रा का एक एटीएम। वहीं ऑपरेशन अजय पर भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑपरेशन अजय के तहत स्वदेश लौट रहे भारतीयों ने पीएम मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों का कहना है कि पीएम मोदी का यह कदम लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को दर्शाता है। ये हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के जो कमिटमेंट है कि जो भी भारतवासी हार्म्स वे में होता है या होती हैं, उनको सरकार कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे कि उनको वापस ले आए, और जो भी एफर्ट, जो भी करना है हम करेंगे। इसका एक तरह से शाइनिंग एग्जाम्पल हमने देखा कल, हमने पहले भी बहुत बार देखा है यूक्रेन के केस में, कोविड के दौरान। तो ये जो एक सरकार के बारे में ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, ये तो आप स्टूडेंट से ही जान जाएंगे कि बहुत ही डीप फेल्ट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। इसी तहत आज 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट इजराइल के तेल अवीव से दिल्ली पहुंच गई है। 235 लोगों के इस दल में 2 बच्चे भी हैं। कल रात 11:02 पर इजराइल की राजधानी तेल अवीव से भारतीयों के दूसरे दल को लेकर विमान ने उड़ान भरी। आज सुबह ये विमान नई दिल्ली पहुंची। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने स्वदेश लौटे सभी नागरिकों की अगवानी की। इससे पहले 212 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का पहला विशेष विमान कल नई दिल्ली पहुंचा था। हमास के इजराइल पर हमले के बाद हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच इस महीने की 7 तारीख से लड़ाई जारी है। भारत ने इजराइल में फंसे अपने लोगों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। हमारी संवाददाता मेघना देव ने स्वदेश लौटे लोगों से बातचीत की। ऑपरेशन अजय के तहत जो फ्लाइट आई है उससे वापस आए हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके से आप पहुंचे हैं? इट वॉज अ ग्रेट ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन था, और हम अपनी शुक्रिया ज्ञापन करना चाहते हैं भारत सरकार को और असम सरकार को कि उन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ अस, और वो आए हैं यहाँ और वो लेके आए हमको इंडिया तक। हम लोग जेरूसलम में रहते थे, जो बीचों बीच है इजराइल का, तो दक्षिण और उत्तर में जंग ज़्यादा था, हमारे यहाँ जंग ज़्यादा नहीं था। 3-4 दिन के लिए सायरन बजा था, हम बॉम्ब शेल्टर गए थे, पर 3-4 दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गया था जेरूसलम में। पर फिर भी ताकि हम ज़्यादा रिस्क ना ले, तो हम लोग ने वापस आने का ठान लिया। एक तरीके से देखें तो जो राज्य सरकारें हैं वो भी यहाँ पर जो उनके नागरिक ऑपरेशन अजय के तहत आ चुके हैं, उनको यहाँ से ले जाकर कनेक्टिंग फ्लाइट्स के द्वारा राज्यों में ले जा रहे हैं, या फिर उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी प्रदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मेघना देव, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। Situation was a bit like uncertain over there. We were staying in Rehovot. There it was considered safe, but we don't know like when the situation will turn. By the time we reached airport, there was a rocket that landed in Rehovot, and one person was injured. So we were a bit tensed, but after reaching airport, everything was taken care by embassy. Like all the arrangements were done. And compared to other countries, I think India, they managed to get us with everything going smooth. So it was very easy to come back, and everybody from Indian embassy, they helped us a lot. So everything was fine. This Operation Ajay is really fantastic. Actually, government taken, I think, extra effort to make it happen. One thing I want to say, I really thanks to Indian government who put lot of effort to bring most of the students back to here. It was like they were fine. It was we were keep on updating our status there, and city like Rehovot was much safer than the border areas. So we were happy, but then we did not expect that government of India will act so robustly and so quickly that we could come back so quickly. I mean, it was all just like within 3 days, government of India did an excellent job in evacuating the students, and most of the students have almost returned. And in fact, last night I was talking to the ambassador of Israel in the airport in Tel Aviv airport, and he was mentioning like within 3-4 days we will evacuate most of the students. That is fantastic. I mean, within a span of 3-4 days, if you are evacuating all its students, then that is one of the commendable job by government of India. Thank you so much.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाकार ध्वनि भानुशाली, तनिष्क बागची और जेजेस्ट म्यूजिक की टीम को गरबा की संगीतमय प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दिया है, जिसे पीएम मोदी ने वर्षों पहले लिखा था। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि मेरे द्वारा वर्षों पहले लिखे गए गरबा गीत की मनमोहक प्रस्तुति के लिए ध्वनि भानुशाली, तनिष्क बागची और जेजेस्ट म्यूजिक की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। यह कई पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। मैंने पिछले कई वर्षों से नहीं लिखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं एक नया गरबा गीत लिखने में कामयाब रहा हूं, जिसे मैं नवरात्रि के दौरान साझा करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरबा की संगीतमय प्रस्तुति भी साझा की। झीले तीनों गरबो गुजरात नी गरवी में रात जय गाए तीनों गरबो ने झीले तीनों गरबो गुजरात नी गरवी में रात जय घूमे तीनों गरबो ने झूमे तीनों गरबो गुजरात नी गरवी में रात जय सूर्य चंद्र गरबो ने तृप्तो पर गरबो गुजरात नी गरवी में रात जय। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए एक मनोरंजन यात्रा का आयोजन किया गया, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताया। बिहार में नवरात्रि के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए इसे हिंदुओं पर हमला बताया है। बिहार में ये तुगलकी फरमान जारी होता है। अभी इन्होंने दशहरे में शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण का लगा दिया नवरात्र में। ये हिंदुओं पे प्रहार है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम बंदरगाह पहुंचे। इस मौके पर मत्स्य पालन मंत्री सिदेरी अपला राजू, कृषि मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कृष्णपट्टनम बंदरगाह में पुरुषोत्तम रुपाला मछुआरों के साथ बातचीत करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुए हैं। सड़क निर्माण से लेकर पीएम आवास योजना तक सब बीजेपी सरकार में हुआ है। था कि आप चले आए शराब घोटाले पर, या शराब घोटाला कम था क्या, तो फिर आपने नियुक्ति में भी घोटाला कर दिया। अब आप गोईठान में भी चलेगा साहब, कहीं तो छोड़ेंगे आप, कहीं तो छोड़ेंगे। तो ये बिल्कुल एटीएम की पराकाष्ठा है, ये मुझे बहुत। और दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ में क्या है, सड़कें, नेशनल हाईवे भारत सरकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म खूब है यहाँ पर। कल मैंने सोशल मीडिया में बात की, इंफॉर्मेशन हाईवे किसने बनाया? मोदी जी की सरकार ने। मोबाइल आया, 4G आया, बाकी आया, तो आज देखिए पूरा छत्तीसगढ़ कवर्ड है। रमन सिंह सरकार ने अच्छा काम किया था। भूपेश बाबू क्या कर रहे हैं? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।